आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ तृतीय यानी इस तृतीय पाठ के 2 भाग आगे हो गए हैं। उनसे अगले वाला भाग जो तृतीय भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद उसका वाचन करेंगे, उसके बाद उसका अन्वय करेंगे। अब है शब्दार्थ। एतद्देश इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए का, स्वम स्वम चरित्रम अर्थात अपने अपने चरित्र को, अग्र जन्मनः श्रेष्ठ लोगों का, सकाशात पास से, शिक्षरेण सीख प्राप्त की, पृथ्व्यां पृथ्वी पर, सर्वमानवाः सभी मनुष्य। ये शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों के आप हिंदी में सबके अर्थ याद करेंगे। जब शब्दार्थ याद कर देंगे तो उसके श्लोक का अर्थ भी आराम से कर देंगे और श्लोक का अन्वय भी लिख देंगे और अन्वय लिख देंगे तो उसके प्रश्नोत्तर भी कर देंगे। अब इसका वाचन। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। अब हमने अन्वय वाचन कर दिया तो अब इसका अन्वय, क्योंकि इस श्लोक में सभी के शब्दार्थ याद है तो इसका अन्वय लिख देंगे। अन्वय का अर्थ है शब्दों को या अर्थात वाक्यों को कर्मानुसार लिखना। जब शब्द उल्टे सुल्टे लिखे हुए हैं तो उन शब्दों को कर्मानुसार या सही लिखना ही अन्वय कहलाता है। इसका उदाहरण भी मैंने आपको पहले दिया था। अब इसका अन्वय बनेगा एतत् देश प्रसूतस्य अग्र जन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण। ये इसका अन्वय बना। अब अन्वय करने के बाद में इसका ही अनुवाद करेंगे, क्योंकि इस अन्वय में करने के बाद में इस श्लोक के जितने भी शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को हिंदी में याद कर दिया है, अर्थ लिख दिया है, तो उनका अपना आराम से वाक्य को बना पाएंगे। अब बनेगा इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण, व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यह अन्वय लिखा, उसका अनुवाद किया। अब इस श्लोक में व्याकरण के पद कौन कौन से आए हैं? पहले हैं समासिक पद। एतत् देश प्रसूतस्य, इसका समास विग्रह है एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य। इनमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले आपको दी गई है कि दोनों पदों को अलग करने पर उनके मध्य में कारक की विभक्ति आती है। अब इस श्लोक में शब्द रूप कौन से आए हुए हैं? एक शब्द आया हुआ है मानवः। इसमें मानव मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। मानव अकारांत है। मानव के रूप भी राम की तरह ही बनते हैं। अगला शब्द है प्रसूतस्य। इसमें प्रसूत शब्द से है, अकारांत है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अगला जो शब्द आया हुआ इसी में भी आया हुआ है सकाशात। ये भी त आया हुआ है तो अकारांत है और पुल्लिंग है। इनके शब्द रूप भी राम की तरह ही बनते हैं। सकाश मूल शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। देखो सब मानव, सकाशात, ये सभी अंत में अ आए हुए हैं तो इनके रूप भी अ यानी राम शब्द की तरह ही बनते हैं और ये पुल्लिंग है। इसके बाद में है, अब ये व्याकरणिक पद याद करने के बाद में अगले वाला जो श्लोक है उनके श्लोक के शब्दार्थ हम लिखेंगे, बोलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ। स्वर्णमयी, सोने की बनी हुई। में न रोचते अर्थात मुझे रुचिकर नहीं लगती है या मुझे यह अच्छी नहीं लगती है। गर्यसी का बड़ा भी होता है और महान भी होता है या बढ़कर भी होता है। अपी का अर्थ है भी। शरणमयी, सोने की बनी हुई। जननी, जन्मभूमि च, माता और मातृभूमि। स्वर्गाद अपि, स्वर्ग से भी। इसके शब्दार्थ भी याद कर लिए, लिख लिए, तो उसके बाद में हम इस पद्यांश या श्लोक का वाचन करेंगे। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च, स्वर्गाद अपि गर्यसी। अब इनका वाचन किया, अब इसका अन्वय करेंगे।
पहले हमने शब्दार्थ याद किए, लिखे, शब्दार्थ याद हैं तो हम इनका अन्वय आराम से कर पाएंगे, क्योंकि अन्वय कहते हैं शब्दों को कर्मानुसार जमाना, अर्थात उल्टे सुल्टे वाक्य है उस वाक्य को कर्मानुसार लिखना ही अन्वय कहलाता है। अब इसका अन्वय बनेगा, हे लक्ष्मण शरणमयी अपि लंका न मे रोचते जननी जन्म भूमि च स्वर्गाद अपि गर्यसी। ये इसका अन्वय बना। यह अन्वय सरल क्यों बना, क्यों लगा? क्योंकि इसी पद्यांश में आए हुए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हम हिंदी में अर्थ याद कर लेंगे तो अन्वय आराम से हो पाएगा। अब अन्वय करने के बाद में हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, यानी शब्दार्थ तो याद ही हैं, फिर भी हम इसका इन पद्यांश का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। ये लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। यह लंका सोने की बनी हुई है, लेकिन ये कहते हैं कि राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अब इस पद्यांश में आए हुए व्याकरणिक बिंदु यानी कौन कौन से हैं? समास, संधि, धातु रूप जो भी है। अब पहले हैं सर्व रूप, स्वर्गाद। इसमें मूल शब्द स्वर्ग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। अब इनमें धातु रूप रोचते, इसमें पुरुष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अब इनमें संधि के शब्द है, भूमि ही च, भूमि ही दन च है, इसमें विसर्ग शतव संधि है। अब इनके आगे वाला श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। लिखने से पहले हम इनके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद उसका वचन करेंगे और वचन करने के बाद उसका अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद उसका अर्थ करेंगे। शब्दार्थ, राष्ट्र मंगलकारिणी, इसका अर्थ है राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टिमा अर्थात राष्ट्रीय सोच। नश्यामः, इसका अर्थ है नमस्कार करते हैं। निकट स्तम, अर्थ है इसका समीप में, स्थित को। यया बिना, हिंदी में अर्थ है इनका जिसके बिना। पश्यन्ति, देखते हैं, ये इनके हिंदी में शब्दार्थ लिख दिए। हम अभी अगले श्लोक का वाचन करेंगे। इसका राष्ट्र दृष्टिमा नश्यामः राष्ट्र मंगलकारिणीमा यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम्। अब हमने इनका वाचन किया। वाचन करने के बाद में इस श्लोक का हम अन्वय लिखेंगे। अन्वय जब लिख पाएंगे तब हमने इसके शब्दार्थ को याद किया। अब इसका अन्वय बनेगा, राष्ट्र मंगलकारिणी माँ राष्ट्र दृष्टि माँ नश्यामः यया विना सब निकट स्थितम् राष्ट्रम न पश्यन्ति। अब हमने अन्वय करने के बाद में हम इनका अनुवाद करेंगे, क्योंकि हमने शब्दार्थ याद है, प्रत्येक शब्द के अर्थ याद है, तो हम इनका अनुवाद आराम से कर लेंगे। अब है राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग देख नहीं पाते हैं। अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय सोच हैं तो हमारे पास में कौन कौन से हैं, क्या है इस राष्ट्र में, क्या है उसको हम देख पाएंगे। हम उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें राष्ट्र का कल्याण करने वाली दृष्टि हमारी भावना है, राष्ट्रीय भावना है, तो ही हम देख पाएंगे। हमारा राष्ट्र की भावना नहीं है तो हम पास में जो है उसको भी अपना देख नहीं पाते हैं। अब इस पद्यांश में व्याकरणिक पद कौन कौन से आए हैं, इनमें शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी हैं वे सभी व्याकरणिक पद कहलाते हैं या व्याकरण के बिंदु कहलाते हैं। सबसे पहले इसमें धातु रूप के कौन कौन से आए हुए? पश्यन्ति, इसमें दृष्ट धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। अब इसमें
शब्द रूप कौन से हैं? शब्द है या, इसका मूल शब्द यद, ये स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। दृष्टि म, इसमें दृष्टि मूल शब्द है, द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। अब इस पद्यांश में सामासिक पद कौन से हैं? समास के पद कौन से हैं? राष्ट्र मंगलम, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्रस्य मंगलम, राष्ट्र का मंगल कल्याण करने वाली। इनमें भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि दोनों पदों को अलग किया तब इसमें षष्ठी विभक्ति आई, राष्ट्रस्य मंगलम, राष्ट्र का कल्याण, तत्पुरुष समास है। अब है इसमें प्रकृति प्रत्यय। इष्टतम एक शब्द आया हुआ है, इसमें स्था धातु हैं और कत प्रत्यय हैं, ये व्याकरणिक पद कहलाते हैं। जो धातु, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी हैं वो इस पद्यांश में है, वो आपको लिखने हैं। याद कुछ पूर्व कक्षा में आए हुए हैं, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। अब है बोध प्रश्न, कौन इन्हीं में कौन कौन से प्रश्न बने हैं? प्रश्न क्रमांक 1 है का स्वर्गाद अपि गरीयसी। प्रश्न क्रमांक 2 है कस्मे न रोचते। प्रश्न क्रमांक 3 है लंकाम की दृष्टि अस्ति। ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में हैं। अच्छी तरह से पढ़ने पर, याद करने पर इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे, मिल जाएंगे। और ये प्रश्न कॉपी में करने हैं। कॉपी आपकी जांच की जाएगी अच्छी तरह और सुंदर शुद्ध शब्दों में कॉपी में करने हैं। उसके बाद हैं गृह कार्य, कौन कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 1 हैं कया विना सब निक्त स्थितम अपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। प्रश्न क्रमांक 2 है पश्यन्ति में धातु, लकार, पुरुष, वचनम च लिखत, अर्थात पश्यन्ति में मूल धातु क्या है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, वो आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है एतद्देश पशुस्य सर्व मानवाः। इन पद्यांश का हिंदी भाषा में इसका अर्थ लिखना है या इन पद्यांश का हिंदी में अनुवाद कॉपी में लिखना है। और यह सभी गृह कार्य के प्रश्न हैं, ये आपकी कॉपी में करने हैं, लिखने हैं। कॉपी आपकी जांच की जाएगी। सभी प्रश्न अच्छी तरह से सुंदर लेख में हो, ऐसी अपेक्षा है। कॉपी आपकी जांच की जाएगी।